साथियों, अभी लेटेस्ट किताब मेरी जो आई है भारत में अशोक राज, किंडल पर उपलब्ध है। उसकी कुछ सामान्य बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि गौतम बुद्ध ने अहिंसा का संदेश दिया और सम्राट अशोक ने अपने राज्य को ही अहिंसक बना दिया। यह विश्व इतिहास की अजीब घटना है कि राज्य ही अहिंसक हो गया। सम्राट अशोक का इतिहास के स्रोत के लिए हम लोगों को ज्यादा कुछ नहीं भटकना है। सम्राट अशोक के इतिहास के जो स्रोत हैं वो उनके अभिलेख हैं। ऊंचे ऊंचे स्तंभों पर लिखे गए अभिलेख हैं, शिलाओं पर लिखे गए अभिलेख हैं। अजीब कहानी है इन अभिलेखों को पढ़ने की, बड़ा ही रोचक, बड़ा ही रोमांचक। 7वीं सदी में भारत में जब ह्वेनसांग आए थे, पटना आए थे, तो पटना में अशोक का स्तंभ था। तब अशोक की लिपि 7वीं सदी में पढ़ने वाले लोग भारत में मौजूद थे। ह्वेनसांग ने जो अशोक के अभिलेख लिखे हुए थे उसका आशय, उसका अर्थ उन्होंने बताए हैं अपनी डायरी में। इसका मतलब यह हुआ कि 7वीं सदी तक अशोक के अभिलेख पढ़ने वाले लोग थे और अशोक का नाम बुताया नहीं था। सारनाथ में जयचंद, राजा जयचंद की दादी का एक अभिलेख है, अभी भी है वहाँ सारनाथ म्यूजियम में। उसको हम लोग बोलते हैं कुमार देवी का अभिलेख। कुमार देवी गढ़वाल वंश की रानी थी और राजा जयचंद की दादी थी। उन्होंने उस अभिलेख में 12वीं सदी में सम्राट अशोक के नाम लिखवाए हैं। धर्माशोक। अशोक पर्याय हो चुके थे भारत में धर्म के, बौद्ध मार्ग के राही थे। धर्माशोक के नाम से सारनाथ के म्यूजियम में कुमार देवी का अभिलेख है 12वीं सदी का। मतलब कि 12वीं सदी तक सम्राट अशोक की यादें बुझी नहीं थी और कुमार देवी ने ये उस पर लिखवाया है कि मैं सम्राट अशोक की नीति पर शासन कायम करना चाहती हूं। यह बड़ी बात है। 17वीं सदी में तब मुगल काल था, मुगल शासन था। इंग्लैंड से कोरिएट आया था दिल्ली, और दिल्ली में जो तोपरा दिल्ली स्तंभ है उसको उसने देखा और कोरिएट ने लिखा कि यह जो स्तंभ है वह विश्व विजेता सिकंदर का है, जो पोरस पर जो जीत हासिल की थी सिकंदर ने, उसी की स्मृति में ये स्तंभ खड़े करवाए हैं।
तो भाई सिकंदर था कहाँ का? तो सिकंदर था यूनान का। यूनान में यूनानी भाषा, ग्रीक भाषा बोली जाती है। तो कोरियट ने जब ये कह दिया कि ये जो स्तंभ है दिल्ली का, वो सिकंदर का बनवाया हुआ है, तब यूरोप के लोगों ने सोचा कि ये भाई ये सिकंदर का पिलर है, तो ग्रीक भाषा में सब लिखा हुआ है। बहुत दिनों तक यूरोप के विद्वान अशोक की लिपि को ग्रीक लिपि मान करके पढ़ते रहे, लेकिन वो ग्रीक लिपि तो थी नहीं, वो धम लिपि थी। तो जाना है पूरब और लोग जा रहे थे पश्चिम, तो लक्ष्य मिलता कैसे? उसकी लिपि अशोक के स्तंभ की धम लिपि थी और यूरोप के विद्वान ग्रीक लिपि में पढ़ रहे थे। पचासी साल समय लगा पढ़ने में। बीच में जब जोन्स थे कोलकाता में, तो उन्होंने कुछ अशोक के अभिलेखों के जो लेटर हैं उसकी छाप बनवा करके बनारस भेजे, बनारस के हाकिम को, कि भाई बनारस शहर विद्वानों का शहर है, ये वहां के विद्वानों से पढ़वाइए कि आखिर इस पर लिखा क्या है। तो बहुत दिनों तक अशोक के स्तंभ को भारत में भीम की लाठी कही जाती रही, बहुत दिनों तक। माने फिरोज शाह तुगलक का जो इतिहासकार था अफीफ, उसने अपनी किताब में लिखी है यह बात कि सम्राट अशोक के स्तंभ को लोग भीम की लाठी ही मानते थे। फिरोज शाह तुगलक शिकार करने गया था जब तोपरा की तरफ, हरियाणा साइड में, तो वो स्तंभ देखे, सुल्तान ने देखा सम्राट अशोक का स्तंभ, चकित हो गया। बहुत यूरोप वासियों को तो भ्रम हुआ कि पीतल का है कि धातु का है कि संगमरमर का है, अनोखे नमूने हैं अशोक के स्तंभ। तो चकित हुआ सुल्तान फिरोज शाह, और उसकी इच्छा हुई कि इस स्तंभ को हम दिल्ली ले जाएं। यह 1356 ईस्वी की बात है। उसने अशोक के 2 स्तंभ दिल्ली ले गए थे। अब सोच लीजिए कि फिरोज शाह तुगलक की यह बात 1356 ईस्वी की है, और ईसा से भी 250 साल पहले सम्राट अशोक हुए थे। अब विचार कर लीजिए कि उस स्तंभ को तोपरा से दिल्ली लाने के लिए 42 पहिए की गाड़ी बनी थी, स्पेशल गाड़ी बनी थी 42 पहिए की। और इतनी उसकी चिकनाई थी, स्तंभ में इतनी चमक थी कि जब उसको उखड़वाना लगा सुल्तान, तो चिट्ठी निकाली कि रेशम की रुई मंगवाया जाए, ताकि स्तंभ बड़ा चिकना है, सुकुमार है, इसको कहीं खरोच न लगे, कहीं चोट न लगे, इसके लिए अलग फरमान जारी हुआ 14वीं सदी में। और बड़े पैमाने पर रेशम की रुई आई और उसी पर लेटाया गया अशोक के स्तंभ को। 42 पहिए की गाड़ी
हजारों लोग लगे, तब वो अशोक का स्तंभ तोपरा से दिल्ली लाया गया। फिरोज शाह तुगलक ने विद्वानों को आमंत्रित किया, हिंदू पंडितों को आमंत्रित किया कि भाई आप लोग पढ़िए कि इस स्तंभ पर क्या लिखा है। तो लोग नहीं पढ़ सके। उसमें कुछ लोगों ने बताया कि महाराज इस पर लिखा हुआ है कि इस स्तंभ को कोई हिला नहीं सकता है। बाद के दिनों में दिल्ली का राजा फिरोज शाह तुगलक होंगे और वहीं इस स्तंभ को उखड़वा सकते हैं, उठवा सकते हैं। आप सोचिए, उस पर लिखा है क्या, लोग पढ़ रहे हैं क्या? तो 18वीं सदी में जोन्स ने बनारस के कलेक्टर को चिट्ठी भेजी, कुछ अशोक के अक्षरों के छापे भेजे कि भाई बनारस विद्वानों का शहर है, वहां के लोगों से पढ़वाइए, विद्वानों से पढ़वाइए कि इस पर क्या लिखा हुआ है। तो बनारस के एक विद्वान तैयार हो गए, बोले कि भाई हमने पढ़ ली, इस पर युधिष्ठिर की वनवास की कहानी लिखी हुई है। इस बात को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बड़े विस्तार से इस पर लिखा है। हो गया कि भाई ये भीम की लाठी है और युधिष्ठिर का वनवास इस पर लिखा हुआ है, महाभारत की कहानी लिखी हुई है। और जो लिपि पढ़ने का स्टाइल था, उस पर उस विद्वान ने अलग से किताब लिख डाली कि ऐसे लिखा है तो क है, ऐसे लिखा है तो ख है, ऐसे लिखा है तो ग है। बहुत दिनों तक वो जो विद्वान थे उनकी ही बात मानी गई, बोले कि संस्कृत में लिखी हुई है। बहुत दिन तक तो प्रिंसेप कनिंघम जैसे विद्वान संस्कृत में पढ़ते रहे, लेकिन संस्कृत में तो अभिलेख थे नहीं, इसीलिए 80 साल से ज्यादा समय लगा पढ़ने में। खैर, अंततोगत्वा 1837 में धम्म लिपि पढ़ ली गई। सांची स्तूप के दानम शब्द को पहली बार पढ़ा गया और फिर तो तमाम अभिलेख, तमाम स्तंभ लेख पढ़ लिए गए। अभी तक तो हम लोगों को जो बड़े स्तंभ मिले हैं अशोक के, वे 6 स्थानों से मिले हैं, 6 कुल मिलाकर के, जिस पर 7 बातें लिखी हुई हैं अलग अलग, इसीलिए उसको सात स्तंभ लेख कहा जाता है, लेकिन 6 स्थान से ही मिला है। फाहियान जब भारत आए थे तो उन्होंने सम्राट अशोक के 6 स्तंभ देखे थे। वेनसांग जब भारत आए थे तो उन्होंने 14 स्तंभ देखे थे सम्राट अशोक के। बहुत सारे स्तंभ तो हम लोगों को मिलते ही नहीं हैं। वेनसांग जब संकीसा गए तो संकीसा में उन्होंने अशोक का स्तंभ देखा, 40-50 फीट ऊंचा, और लिखा अपनी डायरी में कि बैंगनी रंग की चमक उसमें से निकल रही है और उसके ऊपर सिंह की मूर्ति बनी हुई है। लेकिन संकीसा में जो हम लोगों को अशोक का स्तंभ मिलता है उस पर हाथी की मूर्ति है। तो जाहिर है कि वेनसांग ने संकीसा में कोई दूसरा स्तंभ देखा। पाटलिपुत्र में 2 स्तंभ देखे, सारनाथ पटना जाते वक्त भी उन्होंने रास्ते में स्तंभ देखे। ये सब स्तंभ नहीं मिलते हैं। एक स्तंभ बोधगया में जहां सुजाता का स्तूप है
सेनानी ग्राम जिसका नाम था पाली लिटरेचर में, अभी उसको हम लोग सुजाता ग्राम बोलते हैं, लेकिन उसका नाम बकरौर है। तो वहाँ जो स्तूप है उसके आगे भी स्तंभ था, महाबोधि मंदिर है वहाँ स्तंभ था। तो काफी स्तंभों की संख्या थी। बहुत सारे स्तंभ हम लोग को नहीं मिलते हैं, बहुत सारे अभिलेख नहीं मिलते हैं। अभी तो अभिलेख मिलते जा रहे हैं। आजादी के बाद न जाने कितने अशोक के नए नए अभिलेख मिले। यहां मिर्जापुर के अहरौरा में मिला, उसके बाद अभी बाहापुर दिल्ली में मिला अभिलेख। चमत्कार की तरह मिल जाता है अभिलेख। दिल्ली में जो अभिलेख है पहाड़ी पर, तो उसमें तो डायनामाइट लगा कर करके उसको उड़ाया जा रहा था कॉलोनी बनाने के लिए। तब तक ठेकेदार जंग बहादुर सिंह ने देखा कि इस पर तो कुछ लिखा है। फौरन उन्होंने रोक दिया कि बारूद में आग मत लगाओ, कुछ लिखा हुआ है। काम रुक गया कॉलोनी बनाने का, और पुरातत्व विभाग की टीम आई और दिल्ली के उस अभिलेख को पढ़ी, तो वो अभिलेख सम्राट अशोक का था। दिल्ली में भी सम्राट अशोक का लघु शिलालेख है। ये नई बात उभर करके सामने आई। अभी 2009 में यहाँ कैमूर जिले, बिहार के कैमूर जिले के बसहा नामक गांव में कैमूर की पहाड़ी पर अशोक का अभिलेख मिला है। 10 साल पहले 10 साल पहले मैं देखने गया। अद्भुत, उस अभिलेख में इतनी शाइनिंग है, उसके लेटर, उसके अक्षर इतने ताजे हैं, जैसे लगता है कि रात में ही किसी ने लिख करके और पहाड़ से नीचे उतर दिया हो। इतनी चमक, कहीं कोई उसमें टूट फूट या गड़बड़ी नहीं दिखाई पड़ी हमको। 9 पंक्तियों में है। अशोक के अभिलेखों के लेखन में किसी केमिकल या मसाले का प्रयोग है। जिस तरह उसके स्तंभों पर, उसकी गुहाओं में जो ओप है, जो मसाला लगा हुआ है, इस बात का तो जिक्र वेनसांग ने भी किया है कि स्तंभ पर मसाला लगा हुआ है। तो अशोक के अभिलेख के लेखन में भी मसाला लगा हुआ है, इसीलिए उसकी चमक आज भी बरकरार है। आप देख लीजिए, जो बसहा गांव में जो अभिलेख मिला है सम्राट अशोक का 2009 ईस्वी में, आज से 10 साल पहले, पहाड़ी पर, तो चूंकि किसी को पता नहीं था, हम भी पेड़ पौधा काटते काटते ऊपर पहाड़ी पर पहुंचे। करीब 50 फीट ऊंची है। तो दंग रह गए, लगा कि कल का ही लिखा हुआ है। अब कौन सा केमिकल है लगा हुआ उसमें, यह अलग शोध का विषय है। तो सम्राट अशोक के तमाम जो नए रिसर्च हुए हैं, अभी जो सनत्ती है वहां अशोक के 4 अभिलेख मिले हैं सनत्ती में, और सब कुछ अचानक हो जाता है। चंद्रलांबा देवी का मंदिर ही गिर गया 1986 में, और जब मंदिर गिरा तो चंद्रलांबा देवी की मूर्ति पर गिरा। हुआ क्या इसका परिणाम? देवी की मूर्ति टूट गई, और देवी जिस स्लैब पर स्थापित थी, वो स्लैब सम्राट अशोक का अभिलेख था।
और जिस पत्थर से उस मंदिर का फर्श बना था वो भी सम्राट अशोक का अभिलेख था। बाद में पुरातत्व विभाग ने वहाँ आसपास में खुदाई कराई, बड़े पैमाने पर बौद्ध अवशेष मिले, सम्राट अशोक के अभिलेख मिले, बहुत बड़ा शहर मिला। अभी एक शिव मंदिर का पुनरुद्धार हो रहा था। तो देखा गया कि शिव मंदिर का जो शिवलिंग है वही स्थापित है स्तूप पर। जब इसका पता चला पुरातत्ववेताओं को कि भाई ये तो शिव मंदिर ही स्तूप पर बना हुआ है, सरकार को खबर की गई कि अब क्या किया जाए। तो हुआ कि भाई मंदिर को कहीं शिफ्ट कीजिए और इस स्तूप को बचाया जाए। अब स्तूप के ऊपर शिव मंदिर कैसे बना, किसी ने जानबूझकर बनाया या कैसे बना, खैर जो भी हो, मैं समझता हूं कि भारत के इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता में जिस तरह धर्म का शासन था, मैं बराबर यह बात कहता हूं कि सिंधु घाटी सभ्यता में धर्म का शासन था। अहिंसक राज्य, जहां से न तलवारें मिली हैं, न जेल की कोई संरचना मिली है सिंधु घाटी सभ्यता में, न कवच कुंडल मिला है, और न बड़े बड़े किले और उसमें रहने वाली सेनाओं का कुछ अता पता है। कोई फौज नहीं थी, कोई पुलिस व्यवस्था नहीं थी, कोई जेल नहीं था, कोई तलवारें नहीं थी। बड़ा ही अहिंसक राज्य था जिसको हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, जो मिस्र की सभ्यता है, इतिहास गवाह है कि उसका इतिहास रक्तपातों का इतिहास रहा है। बड़े बड़े युद्ध हुए, बड़े बड़े सेनापति मारे गए, ऊंचे ऊंचे किलेबंदी हुई, तलवारें चली, सब कुछ के सबूत मिलते हैं मिस्र में, मेसोपोटामिया में। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में इस तरह का कोई सबूत नहीं मिलते हैं। बड़ा ही शांत राज्य था, कोई राजमहल नहीं, कोई राज सिंहासन नहीं। मैं कहता हूं कि धर्म का शासन था सिंधु घाटी सभ्यता में। अब सोच लीजिए, उतना बड़ा अहिंसक राज की स्थापना इस भारत की सरजमीन पर हुई और उतना विकास किया कि जिसकी दीवारें, जिसके आलीशान भवन, जिसकी सड़कें चौड़ी चौड़ी आज भी उस सभ्यता का पूरा इतिहास बताती है। और फिर उसी की परंपरा में सम्राट अशोक ने अशोक राज कायम किया। वही अहिंसा की नीति, वही अहिंसक राज्य। तो आज बस इतना ही। आप लोगों ने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।